चलिए नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एमएसएन का चैप्टर डिजास्टर नर्सिंग। ठीक है, चैप्टर 5 डिजास्टर नर्सिंग की बात करेंगे। हमने एक चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है एमएसएन में। ठीक है, और आई के अंदर हमने ओटोस्क्लेरोसिस और ओटाइटिस मीडिया और ओटालजिया ये कंप्लीट किया है। तो आज हम 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे डिजास्टर नर्सिंग का एक चैप्टर की, और उसके बाद हम बात करेंगे आई वाले की। ठीक है, देखो हमेशा एक स्ट्रेटेजी प्लान होता है पढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, बल्कि एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा तो आप किताब वाली किताब भी पढ़ो। तो बाद हम आज उस चैप्टर की करेंगे जहाँ जैसे क्वेश्चन आएंगे। आई के अंदर हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 का 8 का 16 का, और साथ साथ कैटारेक्ट, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये 3 ही है मेरे हिसाब से, और भी देख लेंगे अगर एक आध क्वेश्चन और कोई बनता होगा तो। अगला वीडियो और भी धमाकेदार आने वाला है ग्लूकोमा का। साथ साथ में अगर आप लिखते रहोगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप कहीं अटकोगे। ठीक है, सारे के सारे आप क्वेश्चन कर पाओगे, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वीडियो के साथ साथ आपको देख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर चाहता तो आपको नोट्स दे दूँ, आप वहीं से लिख सकते हो, पर ना तो ये आपके फ़ायदे के लिए होगा, ना फिर अगर मैं एक घंटे तक यहाँ पे मेहनत कर सकता हूँ तो आपको भी मेहनत साथ साथ में करनी पड़ेगी। आपको भी साथ साथ में लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद वापस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजास्टर नर्सिंग की बात करते हैं। चैप्टर हमने देखो 4 चैप्टर हमने साइकेट्री में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और इसमें से 2-3 हो जाएंगे। चलो बात करते हैं उसके बाद डिजास्टर नर्सिंग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिजास्टर नर्सिंग? Disaster nursing can be defined as the adaptation of professional nursing knowledge, skills and attitude in the recognizing and meeting the physical, health, emotional need of the disaster victim। मतलब होता है डिजास्टर नर्सिंग की डेफिनेशन पूछता है कि क्या होता है। तो डिजास्टर नर्सिंग कैन बी डिफाइन एज अडप्टेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज। अडप्टेशन मतलब यूज़ करना, अडोप्ट करना, किस चीज़ का? नर्सिंग की नॉलेज का, जो आपने नर्सिंग में पढ़ा उसकी नॉलेज का, उसकी स्किल्स का और एटीट्यूड का। किसमें यूज़ करना है? इन रिकॉग्नाइजिंग एंड मीटिंग द फिजिकल, हेल्थ, इमोशनल नीड ऑफ डिजास्टर विक्टिम। डिजास्टर मतलब आपदा। अगर किसी भी प्रकार की आपदा, समस्या जिसके अंदर एक कोई विक्टिम मतलब कोई भी एक आदमी। ठीक है, विक्टिम मतलब क्या होता है? कोई भी एक आदमी जो फंसा हुआ है, उसकी हमें इमोशनल, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, उसकी हेल्थ की, ठीक है, इन सब में क्या करना है? आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। कैसे पूर्ति करनी है? नर्सिंग के प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के साथ में। ठीक है, इसे कहते हैं डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग कैन बी डिफाइन एज द अडेप्टेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज। अडेप्टेशन मतलब यूज में लेना। किसका यूज में? प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज का यूज में लेना, नर्सिंग स्किल्स का यूज में लेना, और एटीट्यूड का, इन रिकॉग्नाइजिंग एंड मीटिंग द फिजिकल, इमोशनल नीड ऑफ डिजास्टर विक्टिम। डिजास्टर विक्टिम की फिजिकल और इमोशनल नीड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन आई थिंक क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर होगी, जैसे जैसे आगे मैं बताऊंगा आपको डिजास्टर क्या होता है, क्या टाइप होता है, कैसे नर्स एक डिजास्टर में हेल्प करती है, तो आपको डेफिनेटली वापस समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपसे सिंपल पूछे डिजास्टर क्या होता है, यह तो थी डिजास्टर नर्सिंग की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे डिजास्टर क्या होता है, तो डिजास्टर की डेफिनेशन होती है, डिजास्टर इज डिफाइन एज, डिजास्टर मतलब हम आपदा का मतलब हम ये समझते हैं, ए सडन और ग्रेट मिसफॉर्चून। सडन मतलब अचानक से, और ग्रेट मतलब एक मिसफॉर्चून मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण। अचानक से और दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोई घटना घटित होती है उसे हम कहते हैं डिजास्टर। और सिंपली एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, और एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मोर प्रीशियसली ए डिजास्टर इज एन इवेंट हुज टाइमिंग इज अनएक्सपेक्टेड। एक ऐसी घटना जिसका समय हमें पता ही नहीं है कि ऐसी घटना कब हो सकती है। एंड हुज रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज आर सीरियसली डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब ऐसी घटना जिसका परिणाम एक बहुत ही बड़ा विनाशकारी होता है, उसे कहते हैं डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब साहब हम ये समझे हैं कि एक ऐसी अचानक से होने वाली घटना, एक ऐसा इवेंट अचानक से होने वाला, जिस एक बदकिस्मती से, एक दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला एक ऐसी घटना जिसका ना तो समय फिक्स होता है, न टाइमिंग फिक्स होती है, न कितनी तीव्रता के साथ होता है ये फिक्स होता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो आता है तो उस टाइम में उसके जो परिणाम होते हैं वह बहुत ही विनाशकारी होते हैं।
तो क्या समझे आप डिजास्टर से? डिजास्टर मतलब क्या समझे आप कि साहब एक ऐसी घटना जिसका ना तो टाइमिंग फिक्स है, ना उसकी तीव्रता फिक्स है, ना उसकी इंटेंसिटी फिक्स है कि कितना तेज होगा, और एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण होने वाली घटना होती है, पर यह बात फिक्स है कि उसके जो रिजल्ट होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं, उसे हम कहते हैं डिजास्टर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ डिजास्टर। आपदा कितने प्रकार की होती है साहब? आपदा दो प्रकार की होती है। पहली होती है नेचुरल हैजार्ड और दूसरी होती है मैन मेड हैजार्ड। अगर आप हैजार्ड की जगह डिजास्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल मतलब होती है प्राकृतिक रूप से होने वाली, और मैन मेड होता है जो आदमी अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। तो पहले साहब हम देखेंगे नेचुरल क्या होती है साहब। नेचुरल के अंदर फर्स्ट आता है जियोलॉजिकल हैजार्ड। साथ साथ में लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जब पेपर हम सोल्व करके आएंगे और जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो आप भी कहोगे क्या बात है, 1 महीने का समय, 10 दिन के अंदर सारा कंप्लीट सिलेबस कर देंगे, पर हाँ आपको साथ साथ में बने रहना पड़ेगा। 10 दिन के बाद 20 दिन आप आराम से कितना पढ़ना चाहो उसको पढ़ लेना। जियोलॉजिकल हैजार्ड क्या होता है? देखिए, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी फटना, डैम ब्रस्ट बांधों का टूटना, सुनामी, और लैंडस्लाइड मतलब जमीन खिसकना। साहब हम समझते हैं कि जमीन खिसकना, मुझे बताओ क्या जमीन खिसकने की टाइमिंग फिक्स है क्या कि आज जमीन खिसकेगी? नहीं है। क्या जमीन खिसकना एक सुखपूर्ण घटना है? नहीं साहब, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या साहब मुझे ये बताओ, जमीन खिसकने के परिणाम विनाशकारी होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं, लोगों के घर तक टूट जाते हैं। तो समझ में डिजास्टर की परिभाषा ये थी। तो जियोलॉजी मतलब जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब भूमि। ठीक है, भूमि से संबंधित हैजार्ड होते हैं अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वोल्केनो इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना, डैम ब्रस्ट मतलब बांधों का टूटना, सुनामी आप सभी को पता है, और लैंडस्लाइड मतलब जमीन का खिसकना। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्लाइमेटिक हैजार्ड। क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट मतलब वातावरण, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, चक्रवातों का आना, फ्लड बाढ़ का आना, हेलस्टॉर्म मतलब आप कहते हो ना ऊपर से जो आसमान में बारिश के साथ साथ में आइस फॉल कहते हैं ना, गड़े गिरते हैं। ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट बादलों का फटना, कोल्ड वेव ठंडी ठंडी हवाओं का आना, सी इरोजन मतलब जब नदियों के अंदर जो आपको पता है उसे क्या कहते हैं, ये तो होता है आपका ज्वालामुखी फटना, वो होता है जवार भाटा। कहते हैं ना चांद उस अमावस की पूर्णिमा को रात को चांद की रोशनी से समुद्र के अंदर जो लहरें उड़ती है उसे कहते हैं जवार भाटा, है ना। कभी सोच ही नहीं सकते कि समुद्र के पास इतनी पावर है कि 7-7, 8-8, 10-10, 20-20 फीट ऊंची वो तरंगे फेंकती है। तो क्लाइमेटिक हैजार्ड में आप समझे क्या होता है साहब, साइक्लोन होता है, बाढ़ होती है, आकाश से गिड़े पड़ते हैं, ठीक है, बादल फटते हैं, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा हवाएं आती है, और उसके साथ साथ नदियों के अंदर क्या होता है, जवार भाटे फूटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हैजार्ड। इन्वायरमेंटल मतलब होता है कि वातावरण में क्या क्या होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो अपने वातावरण के अंदर पोल्यूशन है, ठीक है वो, और डिफॉरेस्टेशन अगर आप उसे कहते हैं वनमूलन, अगर आप जंगलों को काटते हो, जंगलों में पेड़ों को काटते हो, उसकी वजह से भविष्य में, आज तो नहीं बल्कि यहाँ भविष्य में कैसी आएगी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से भी हैजार्ड आ सकता है। ठीक है, ये तो थे साहब नेचुरल प्राकृतिक रूप से होने वाला। नेक्स्ट देखो मैन मेड हैजार्ड। मैन मेड हैजार्ड क्या होता है? देखो जो ऐसी घटनाएं जो आदमी खुद करता है। भाई जवार भाटा आता तो ठीक है भाई, अपने उसमें कोई योगदान नहीं, हमने तो बुलाया नहीं। आकाश से अगर बिजली गिरती है तो हमने तो उसे कहा नहीं भी बिजली गिरने का, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। पर हाँ ऐसी चीज़ें जिसमें अपना योगदान है वो है, देखो फर्स्ट वन बायोलॉजिकल अंदर आता है एपिडेमिस, फूड पॉइजनिंग, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्टिव। आपको पता है फूड पॉइजनिंग क्या कर सकती है भाई, एक आदमी की जान ले सकती है ना। अगर एक ऐसा जगह है जहाँ पर अगर मान लो 1000-1500 लोग हैं, उसको हम खाना खिला रहे हैं और उसमें मान लो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ऐसी कोई चीज़ उस भोजन के अंदर आ जाती है, जैसे फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया वो अगर आ जाता है, जैसे इकोलाई होता है आई थिंक जो मेनली होता है, वो तो एक और है उसका नाम उतर के मैं, तो उसकी वजह से क्या 1500-1600 लोगों में एकदम उनके जीवन पर संकट आ जाता है, तो वो भी एक टाइप का डिजास्टर ही हुआ भाई। डिजास्टर का मतलब हम यही तो समझे सब, अनिश्चित काल के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है जिसके ना तो समय फिक्स होता है, पर हाँ उसका परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। तो फूड पॉइजनिंग से अगर 1500 लोगों के जीवन में संकट आए तो ये विनाशकारी परिणाम नहीं है, विनाशकारी तो है, तो इसे हम डिजास्टर कहेंगे। तो फर्स्ट वन हो गया बायोलॉजिकल डिजास्टर। पर हाँ इसमें नेचर का कोई योगदान नहीं है, प्रकृति का कुछ नहीं है, मनुष्य की लापरवाही की वजह से हुआ है, उसे कहते हैं मैन मेड। बात समझे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्टिव, आज जब रशिया यूक्रेन के ऊपर जब वार कर रहा है तो कितने वेपन्स का यूज़ कर रहा है, वेपन मतलब हथियार, कितने हथियारों का यूज़ कर रहा है, कितना न्यूक्लियर ब्लास्ट कर रहा है,
तो बताओ उनकी अगर जहरीले गैसों की वजह से मानवता को नुकसान नहीं होगा क्या? मानवता को नुकसान होता है, वो क्या डिजास्टर नहीं है? हाँ, उसके परिणाम बहुत विनाशकारी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ केमिकल्स वेपन्स, जो मैंने बात की वो देखो। केमिकल्स के अंदर आता है इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट रिलेटेड टू हजार्ड्स। इंडस्ट्रीज के अंदर और न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात करते हैं। केमिकल डिजास्टर, ऑयल स्प्लिट्स, रोड्स, ट्रेन्स, बोट एक्सीडेंट, बॉम्ब ब्लास्ट, फॉरेस्ट फायर, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, न्यूक्लियर बम्बिंग। केमिकल्स के अंदर सारा आ जाएगा। न्यूक्लियर, आपको पता है एक बार न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के बाद वहाँ की जो प्रजाति उत्पन्न होती है, भाई मानव क्या, एक ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ये बात किसने कही? एरिस्टोटल ने तो कही थी कि ह्यूमन एक जो है वो सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कही। ठीक है, तो अगर एक प्राणी के जीवन में संकट आएगा न्यूक्लियर की वजह से, तो वहाँ की जो प्रजातियाँ उत्पन्न होगी वो कोई बैरी, कोई लूंगी, कोई लंगड़ी होगी। तो यानी आज ऐसी घटना जिसका परिणाम विनाशकारी है कि नहीं है। नेक्स्ट है बिल्डिंग कोलैप्स, मकानों का गिरना, जंगलों में आग लगनी जिसकी वजह से जानवरों के साथ बहुत सारे जानवरों पे भी संकट आता है। तो हम भी एक सामाजिक प्राणी है, जानवर भी सामाजिक प्राणी है, सही है कि नहीं है? नेक्स्ट देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब देखो फेजेस ऑफ डिजास्टर, मतलब डिजास्टर की 3 फेज होती है, किसी भी आपदा की 3 फेजेस होती है। पहली होगी प्री इम्पैक्ट फेज, ऐसी फेज जिसमें कोई प्रभावित होने से पहले की फेज। दूसरी इम्पैक्ट फेज, प्रभावित होने वाली फेज। और तीसरी होती है पोस्ट इम्पैक्ट फेज, प्रभावित होने के बाद की फेज। समझते हैं तीनों को। क्या होती है प्री इम्पैक्ट फेज? प्री इम्पैक्ट मतलब आपदा आने से पहले की फेज। अब साहब आपदा से पहले क्या होता है? देखो, इट इज़ द इनिशियल फेज ऑफ डिजास्टर। ये एक डिजास्टर की इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज मतलब एक प्रारंभिक फेज है साहब, आपदा आने से पहले की। विच अकर्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजास्टर, ए वार्निंग इज गिवन एट द साइन ऑफ द फर्स्ट पॉसिबल डेंजर्स टू ए कम्युनिटी विद द एड ऑफ वेदर नेटवर्क एंड द सैटेलाइट। मतलब क्या होता है? देखो, आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि जैसे ही अभी थोड़े दिनों पहले एक अपने साइक्लोन आया था, उसका नाम एक था ताउते तूफान। आई थिंक आप सभी को पता होगा। एक ताउते तूफान था जिसके अंदर सभी लोगों ने उस तूफान के आने के बाद में सब ने खेती कर ली। उसके बाद में बारिश हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बारिश ही है, उनको पता थोड़ी ताउते तूफान है। ठीक है, तो मतलब जो ताउते तूफान आया था, तो उसके आने से पहले सपोज अगर वो कोई किसी को बताते नहीं, ठीक है, मीडिया वाले अगर किसी को नहीं बताते, या फिर जो अपने साइंटिस्ट है, मौसम विभाग की टीम वगैरह नहीं बताती, तो शायद वो एक लार्ज पॉपुलेशन को अपने अंडर में ले लेता। ये कौन सा टाइप का डिजास्टर है? मैन मेड है या नेचुरल है? तो आंसर जाएगा नेचुरल डिजास्टर है साहब, क्योंकि हमने पढ़ा है। ठीक है, बाढ़ का आना एक नेचुरल है, क्लाइमेटिक डिजास्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो अगर जब ताउते तूफान आया, तो उससे पहले अगर मौसम विभाग की टीम ने या साइंटिस्ट ने अगर नहीं बताया होता, तो वहाँ पर एक लार्ज एरिया के अंदर लोगों में बाढ़ से मर जाते, पानी में बह के मर जाते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको वार्निंग दी जाती है कि साहब इस जगह के जो तटीय स्तरीय क्षेत्र हैं, इस जगह को खाली कर दिया जाए। जो नदियों के पास में रह रहे हैं, इस और मेनली रहते हैं मछुआरे रहते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। उनके छोटे छोटे कच्चे कच्चे मकान होते हैं, कच्चे कच्चे बच्चे होते हैं उनके। ठीक है, मतलब मछुआरे, तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोरी होगी, तो उनको क्या कहते हैं, पहले वार्न कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, जैसे बड़ी कोई अगर कोई महासागर है, कोई सागर है, उसके जो पास वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे अरब के बंगाल की खाड़ी के पास वाला सब क्षेत्र है, उनको भी अलर्ट मोड पे कर दिया जाता है। कहते हैं ना रेड जोन, येलो जोन। तो रेड जोन मतलब अलर्ट सिग्नल दे देते हैं कि भाई इस जगह के जो आसपास वाले हैं वो अपनी जगह थोड़ी खाली कर लो, तूफान जाने के बाद वापस आ जाना। तो ये होता है प्री इम्पैक्ट फेज। समझ में आई? मैं आई थिंक क्या कर देते हैं, वार्निंग दे देते हैं। कैसे देते हैं? सैटेलाइट मतलब टीवी इनके थ्रू दे देते हैं। इट मे नॉट अकर इन ऑल डिजास्टर। हाँ, सब डिजास्टर में ऐसा नहीं होता है, पर हाँ लगभग सब में होता है। अब जैसे मुझे ये समझाओ कि साहब अगर आग लग गई जंगल में, तो क्या पहले किसी को पता होता है कि आग लगने वाली है? तो कहाँ वार्निंग देते हैं? वार्निंग देते ही नहीं है। पर हाँ, जिनका पता चलता है उनकी हम पहले से वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इम्पैक्ट फेज। इस फेज में क्या होंगे? प्रभावित होंगे लोग। द इम्पैक्ट फेज अकर व्हेन द डिजास्टर एक्चुअली हैपन। इम्पैक्ट फेज तब आता है जब डिजास्टर होता है, कोई आपदा आती है। जैसे बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के बाद में इम्पैक्ट हुआ, प्रभावित हुए लोग। इम्पैक्ट फेज में लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स मतलब इम्पैक्ट फेज ऐसी होती है जो कहते हैं ना सब कुछ खाक कर दिया, मिनटों में सब कुछ खाक हो गया। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि कुछ मिनट्स के अंदर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, ऐसी कोई सुनामी आई, एकदम ज़मीन खिसकी, भूकंप के झटके आए, जिसमें 1 मिनट में व्यक्ति का सारा, अगर उसने करोड़ों खर्च करके मकान बनाया तो वो मकान गिर जाता है। 1 मिनट में सब दू होके जल जाता है, सब पता है ना आपको।
तो इम्पैक्ट फेज क्या कह रहा है, इम्पैक्ट फेज में लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स, हाँ कुछ मिनटों के लिए फेज होती है। इट इज़ क्या लिखा, वेंट्री एंड रेस्क्यू पीरियड। इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री है सॉरी, है इसमें क्या करते हैं कि एक्चुअली हमारे साथ में घटना घटित होती है, ठीक है, डिजास्टर आता है जिसमें एक मानव जीवन का जीवन प्रभावित होता है, ठीक है, बहुत सारा आदमी को नुकसान होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी पीरियड के अंदर मौसम विभाग की टीम है, इंडियन जो आर्मी है, उसके बाद में जो नेवी टीम है, एयरफोर्स टीम है, वो साथ में लग जाती है। भाई ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी जगह पे बाढ़ आई, किसी जगह में जंगल में आग लगी तो आग बुझाने वाली टीम आग बुझने के बाद जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। कब जाएगी, जब वो घटना घटित हो रही होती है तब। तो इम्पैक्ट फेज के अंदर ही मौसम विभाग की सॉरी अपना इंडियन नेवी वाले अगर कहीं पे ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ गई, कोई व्यक्तियाँ फंस गए, तो उसे बचाने के लिए उस टाइम पे जाती है, इम्पैक्ट पीरियड में ही जाती है। किसी जंगल में किसी घर में आग लग गई, किसी घर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से 2-3 घरों में एकदम आगों की लपटें चली गई, तो उसी टाइम पे जो आग बुझाने वाली टीम हो जाती है। तो इम्पैक्ट फेज में होता है क्या कि साहब एक तो व्यक्ति का नुकसान होता है, व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, उसी के साथ साथ जो डिजास्टर जिन वजह से होता है उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ लॉस, हम देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिमेनिंग सोर्सेज, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज बचे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास सोर्सेज है उस सोर्सेज को हम काम में लगाते हैं। और मिनिमाइजिंग फर्दर इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज, और हम जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, उसकी तो भरपाई नहीं कर सकते, पर हाँ आगे वाले नुकसान को हम बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोस्ट इम्पैक्ट फेज। पोस्ट इम्पैक्ट मतलब होता है सब कुछ राख होने के बाद का समय। रिकवरी begins during with return of normal community order and functioning. It occur when majority of rescue operation are completed. It is remedy and recovery period. ये क्या होता है, रेमेडी और रिकवरी पीरियड होता है जिसके अंदर जो आदमी का जीवन तबाह हुआ है उसको हम वापस सर्जन करने में लग जाते हैं। इट्स मे लास्ट फॉर ईयर्स, ये कुछ सालों तक चलता है। जैसे आपने देखा होगा अभी एक थोड़े दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ बैठे थे और कहीं पे बाढ़ जो आई थी उस क्षेत्र का निरीक्षण करने गए थे। मतलब सेकंड फेज में रेस्क्यू वगैरह सब हो गया, इंडियन नेवी ने या फिर सब ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, हेलीकॉप्टर की वजह से सब के, जैसे क्या होता है ना, ये अपना उत्तराखंड वगैरह जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड में, तो यहाँ से फिर वापस रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में वापस जो पहाड़ों पर होता है उनको हेलीकॉप्टर की वजह से नीचे उतारा जाता है वापस, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या होता है साहब, थर्ड फेज के अंदर जो लोगों का जीवन जैसे तबाह हुआ, जो बर्बाद हुआ, उसको वापस सर्जन करने में लग जाते हैं। देश की सरकार जो होती है वो हर्जाना देती है, आपको पता ही नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों में, कितने हजार करोड़ों में, अब सोच लो, 1 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, 1000 और इससे ज़्यादा, मतलब हजारों में, और उसके बाद लगते हैं करोड़ों में। इतने रुपए सरकार आपदा में जो प्रभावित हुए हैं उनको देते हैं, उनको वापस खाने के लिए अनाज, ठीक है, कपड़े, उनको सुरक्षित जगह पे लेके जाना, उनको अलग अलग मकानों में रखना, और अगर ज़्यादा ही तबाह हुआ तो उनको वापस मकान के पैसे, उनको वापस जीवन को सेटल करने के लिए पैसे वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। इस फेज में ये होता है। आई थिंक फेजेज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजास्टर प्रीपार्डनेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में 100% छप गया मान लो। डिजास्टर प्रीपार्डनेस क्या होता है, सिंपल सा मतलब है आपदा तैयारियाँ, मतलब जब आपदा आती है तो क्या क्या तैयारियाँ की जाती है वो चीज़ है इसमें, ठीक है। डिजास्टर प्रीपार्डनेस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जो आपदा प्रबंधन का पहला स्टेप है। दीज आर एक्टिविटीज़ प्रायर टू ए डिजास्टर, इसमें कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है डिजास्टर के टाइम पे। देखो, इट इंक्लूड प्रीपार्डनेस प्लान्स, एमरजेंसी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एंड वार्निंग सिस्टम। इसमें इमरजेंसी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग किनको देंगे भाई, इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, और साथ साथ में जो लोग हैं उसको बताएंगे भाई ऐसे हाथ हिला के पानी से बाहर निकलो, आप हाथ घुमाते रहो, अगर स्विमिंग नहीं आती तो हाथ घुमाते, ऐसी ट्रेनिंग देंगे। वार्निंग सिस्टम, हम सारी जगह को वार्न कर देंगे कि भाई हाँ ऐसी कोई तूफान आने वाला है, जैसे मैंने अभी ताउते का उदाहरण दिया आपको, ऐसा कोई तूफान आने वाला है, ठीक है, ऐसा सब वार्न कर देंगे। मतलब डिजास्टर से पहले ही तो कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, ठीक है। अगर मान लो ऐसा अगर संकट आपके साथ, जैसे आप बैठते हो, अगर आप में से किसी ने हवाई जहाज़ की यात्रा की हो, ठीक है,
आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तो आपको क्या होता है कि जैसे ही आप बैठते हो तो आपको दो जो होते हैं पायलट वहाँ के, वो आपको तो जो एयर होस्टेस होती है कहाँ पे प्लेन में, वो क्या करते हैं पहले इंग्लिश के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया आज हम यहाँ से उड़ान भर रहे हैं, ये उड़ान यहाँ से वहाँ तक जाएगी। जैसे अभी मैं गया तो चलो मेरा सुन लो, मैं कर्नाटक से अभी जयपुर आया तो वहाँ पे क्या होता है वैसे बताते हैं कि भाई ये जो प्लेन है ये कर्नाटक से चल करके अब जयपुर की ओर जाएगी, ठीक है। एक एम्पिटा गौड़ा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ का, जो एयरपोर्ट है, तो वहाँ से जब जाते हैं तो फिर वो बताते हैं भाई इतने बजे से ये फ़्लाइट है, इतने बजे से इतने बजे, मतलब इतने घंटे लगेगी ये पहुँचने में। और फिर साथ साथ वो ऐसी भी चीज़ें कहते हैं कि मान लो अगर बाई चांस तकनीक की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से अगर कोई समस्या आती है तो इस हवाई जहाज़ के अंदर जो कुछ डोर्स वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, ठीक है। आपको अपनी जगह से खड़े होना, सिर्फ खड़े होना मतलब ये अपने आप मूव करेगी, ऐसा बहुत सारे बताते हैं। इसके नीचे जो पैरासूट रखे हुए हैं, अपनी सीट के नीचे कुछ पैरासूट रखे हुए होते हैं, तो अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है, ऐसा कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, तो आप इस पैरासूट को पहन सकते हैं। अगर मान लो किसी को ऑक्सीजन की तकलीफ हो जाती है तो उसके ऊपर एक जो बटन रहता है उस बटन को दबाना आपको, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। वो डिजास्टर से पहले आपको प्री वॉर्न करते हैं, उसी टाइम उसको भी पता है मान लो हवाई जहाज में कोई आपदा आ भी जाए, क्रैश भी हो सकता है, तो उस टाइम पे सारी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है और वार्निंग सिस्टम पहले ही आपको बता दिया जाता है कि भाई आपको ये बटन दबाना अगर मान लो किसी को ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो, ठीक है। और कभी मौका मिलेगा बढ़िया तो मैं आपको एक बड़ी बढ़िया बात बताऊँगा कि मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी एरोप्लेन के अंदर, मेरे हिसाब से किसी के साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए और नहीं हुई होगी आज तक, ठीक है। बाद में कभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, शानदार मज़ा आएगा आपको। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिफर्स टू मेजर्स टेकन टू प्रिपेयर फॉर एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिफर्स टू आपदा तैयारियाँ, मतलब हम ये समझते हैं कि मेजर्स, कुछ ऐसे मेजर्स टेकन टू प्रिपेयर फॉर एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, कि जो आपदा आएगी उसको तो हम नहीं रोक सकते। हाँ पता है तूफान आ रहा है, तूफान को हम रोक तो नहीं सकते, पर हाँ तूफान का असर हम बिल्कुल कम कर सकते हैं। तूफान से जो नुकसान होगा उसे हम कम कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स आर, और इसके उद्देश्य क्या क्या है, टू प्रिडिक्ट एंड वेयर पॉसिबल प्रिवेंट डिजास्टर। हमें पहले तो ये पता करना है कि साहब डिजास्टर आ कहाँ रहा है, तूफान है तो अगर तूफान आ कहाँ रहा है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस डिजास्टर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। भाई एक भूखमरी अगर आती है तो भूखमरी भी क्या डिजास्टर नहीं है क्या, डिजास्टर है एक टाइप का, तो हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। टू मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, और अपनी जो पॉपुलेशन के ऊपर इसका जो है इफेक्ट उसे हम किस प्रकार से, उसका प्रभाव हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ये कि भाई हमें पता है कि जब इतना तो बड़ा तूफान आने वाला है और हमें यह भी पता है इसमें ये नुकसान होने वाला है, उससे पहले हम उसकी भरपाई कर दें, ठीक है। हमें पता होता है कि भाई हाँ इतना अगर नुकसान होगा तो हम लोगों को पहले अनाज बांट दें, राशन की सामान बांट दें, भाई आप घर से मत निकलना, ठीक है। जैसे मोदी जी ने किया, बहुत ही कहते हैं ना एक सोच समझ के काम करने वाला होता है। जैसे इन्होंने अभी किया कोविड के टाइम पे लोगों को अनाज दिया, उनको राशन के सामान दिए, उनको तेल वगैरह दिया, क्यों, क्योंकि इतने बड़े जब डिजास्टर के अंदर हम हैं, आज हम आपदा के अंदर हैं, तो लोग घर से बाहर नहीं निकले। डिजास्टर आ गई, कोरोना आ गया तो आ गया, ठीक है, पर अब उसका लोगों के ऊपर प्रभाव कैसे कम हो सकता है कि भाई उनको जब राशन के सामान दे दिया, बोला भाई ठीक है एक बार राशन के सारे सामान लेके जाओ, अब भूखमरी से तो नहीं मरोगे कम से कम, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको इतने बड़े तो। टू रेस्पॉन्स एंड इफेक्टिव कोप विद कॉन्सिक्वेंसेज, और इफेक्टिवली कोप विद कॉन्सिक्वेंसेज, और हाँ आपकी ऐसी मदद कर दी जाती है कि आप जो डिजास्टर आपके साथ है, जो आपदा आपके साथ आई है, आप उसके रिजल्ट से अपने आप को बचा सकते हो, उसके विनाशकारी रिजल्ट से आप अपने आप को बचा सकते हो। ये भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में किया जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कि आपदा से, आपदा की आपकी जो तैयारियां होती है वो किस प्रकार से होगी, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। ये 10th क्लास का टॉपिक है आई थिंक। मैनेजमेंट इसका वो थोड़ा अपने लेवल का, बाकी जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब 10th लेवल की है, इसलिए आप एक साथ नोट्स लिखने के बाद आप एक बार वापस पढ़े इसको कि मैंने क्या बोला, ठीक है। अब देखो एलिमेंट ऑफ आपदा तैयारियों के लिए आपको क्या क्या एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कीप स्टॉक ऑफ फूड, इतनी देर से मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ कि साहब आपको स्टॉक ऑफ फूड रखना है। ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो नहीं, वो ड्रग्स मेडिकेशन एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ मतलब सामान उपकरण,
देखो क्या होता है ना कि जब आपको पता है कि भाई साहब ये बीमारी है जो 6 महीने तक, साल भर तक ऐसा रह सकता है माहौल, तो आपको उससे पहले ही यार सामान तो अपने घर का लेके आओ। ठीक है, जब आपको पता चल गया डिजास्टर है, यहाँ पर बाढ़ वगैरह आ गई, यहाँ पे जाना अब हमारे लिए मुश्किल होगा, तो उससे पहले जब अलर्ट किया आपको, मैंने अभी बताया फर्स्ट पेज में, जब आपको अलर्ट किया, वार्निंग साइन दिया, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की, तो उस टाइम पे आपको बता दिया कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपका फ़र्ज बनता है आप स्टॉक ऑफ फूड लेके आओ, खाने के सामान लेके आ जाओ, दवाइयाँ वगैरह जो ज़रूरत है वो लेके आ जाओ, और जो भी आपको ज़रूरी सामान है वो आप लेके आओ। नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और उस टाइम पे क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं कि भाई हाँ, अगर आज हमारे देश में ज़्यादा अगर नुकसान हो जाता है इसकी वजह से, तो शायद हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, वो अपनी सहायता करेंगे। और आपको एक बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी कि अपने देश के प्रधानमंत्री, अपना भारत हर बार दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई सरकारों का, मैं ये कह रहा हूँ अपना भारत हर बार दूसरे देशों की मदद करने के लिए आगे रहता है। अगर दूसरे देश में भी ऐसी महामारी आती है, आपदा आता है, तो एक अपने राष्ट्र की भूमिका बनती है कि दूसरे राष्ट्र में, कहते हैं ना सरकारों का पैसा कहाँ गया, वहाँ पे भी जाता है। तो ये हो गया नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन। आई थिंक आपने सुना भी होगा ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ पैसे दिए कितने करोड़ों का उस दूसरे देश में कि भाई हाँ वहाँ पर अगर डिजास्टर हो गया। आज आपको पता है यूक्रेन के अंदर, बहुत बड़ी एग्जाम्पल याद आया, आज जब यूक्रेन के अंदर ऐसी आर्थिक स्थिति आ गई, वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई समझ लो, वहाँ पे लोगों में, अब लोग यार, उनको लोगों को बता दिया ऐसा युद्ध हो रहा है, तो उनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो कीपिंग स्टॉक ऑफ फूड, उन्होंने भोजन का स्टॉक कर लिया, ड्रग्स वगैरह का स्टॉक कर लिया। पर कितने दिन करेंगे भाई, ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, और ना ज़्यादा देर तक देश में भी फूड वगैरह प्रेजेंट रह सकते हैं। तो एक राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है दूसरे राष्ट्र को सपोर्ट करना, इसलिए अलग अलग देश हैं वो उन यूक्रेन को भी क्या करते हैं, सहायता पहुंचा रहे हैं। कोई मिसाइलों की सहायता पहुंचा रहा है, कोई फूड की पहुंचा रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से, ताकि उनके लोगों का जीवन बच सके। ठीक है, कोऑपरेशन विद मीडिया, मीडिया के साथ कोऑपरेशन रहना पड़ेगा आपको, टीवी वगैरह अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको देखनी पड़ेगी न्यूज़, आपको देखनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन लोकेशन ऑफ डिजास्टर प्रोन एरिया। और इसमें क्या करते हैं, इस डिजास्टर की जो तैयारियां करते हैं आपदा तैयारी से, इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है आपदा का। भाई जैसे मैंने आपको बताया तटीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, तो उस एरिया को देखते हैं। जैसे साउथ साइड में, अभी केरल साइड में बाढ़ वगैरह आई थी, उस केरल के साथ साथ के एरिया देख लेते हैं, केरल है, साथ में तमिलनाडु है, उसके पास में कर्नाटक पड़ता है। आपके राजस्थान वाले को उससे कोई असर होगा क्या? हमारे राजस्थान में आप अगर फूड का स्टोर कर रहे हो, ड्रग का स्टोर कर रहे हो, क्या मतलब है, ऐसी फालतू वेस्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को। और हमारी आवश्यकता उनको दो ना, क्योंकि उनको ज़रूरत है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक को, क्योंकि उनके अगर बाढ़ वगैरह आई तो उनके अभी आई थी ना थोड़े दिनों पहले। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन, हम देखते हैं कि उस जो आपदा आई उसका लोकेशन कौन सा और उस जगह पे कौन सा हाईलाइटेड एरिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मिंग एंड वार्निंग सिस्टम, मैंने अभी बता दिया आपको वार्निंग सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से आपको वार्न करना है, किस प्रकार से आपको उनको समझाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सिंपल सा मैनेजमेंट की, लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट, और ये अपना होने वाला ख़त्म, लिख लेना और समझ लेना भाई। मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द casualties is likely to be needed after certain type of disaster. The management में कैजुअलिटीज इंक्लूड, मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या क्या करना वो लिखा हुआ सिंपल से इसमें फर्स्ट एड, ट्राइएज, टेकिंग, रिलीफ केयर, रिहेबिलिटेशन। जब भी आपदा आ जाए आपको 5 चीज़ें करनी है साहब, फर्स्ट एड देना है, ट्राइएज करना है, टेकिंग करना है, रिलीफ केयर और रिहेबिलिटेशन। किसको करना है? आपदा टीम को, हमें करना है, नर्सिंग के लिए बता रखे। तो फर्स्ट एड में क्या करोगे, देखो, आफ्टर ए मेजर डिजास्टर द नीड फॉर सर्च ए रेस्क्यू, आपको सबसे पहले तो मेजर आपका डिजास्टर आ जाता है, उसके बाद में आपको एक रेस्क्यू की ज़रूरत होती है, एक ऐसा सर्च करना आपको जगह जहाँ पे हम रेस्क्यू कर सकें, वहाँ से बचा सकें। एंड फर्स्ट एड इज़ लाइकली टू बी सो ग्रेट, और उस टाइम पे फर्स्ट एड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ सर्विस विल बी एबल टू मीट ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑन डिमांड। इसमें क्या होती है कि हाँ ज़्यादा नहीं, पर फर्स्ट एड से एक रिलीफ मिल सकती है, एक कहते हैं ना राहत की सांस मिल सकती है। क्यों? अगर भाई हर किसी को थोड़ी पता है कि क्या प्रायोरिटी ऑफ एक्शन रहता है, अगर किसी के अंदर पानी ज़्यादा चला जाए तो क्या प्रायोरिटी ऑफ एक्शन है, अगर कोई मान लो बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हो जाए तो क्या प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन, उनको थोड़ी पता होता है। अगर हम फर्स्ट एड में ऐसी उनको सुविधाएं देते हैं तो उनके लिए एक राहत भरी सांस रहती है। मोस्ट इमीडिएट हेल्प कम्स फ्रॉम द यूनी इंजर्ड्स, क्या लिखा है, सर्वाइवर्स, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द फूड एंड शेल्टर,
हमें उनके लिए जो है प्रोविज़न करना है, तैयार करना है कि भाई हाँ उनके लिए रहने के लिए कोई बढ़िया जगह करो और उनके साथ साथ फूड की उनकी आपूर्ति को पूरी करो। ए सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर रेस्पॉन्स टू इंक्वायरीज फ्रॉम पेशेंट्स रिलेटिव एंड फ्रेंड्स प्रायोरिटी। और एक ऐसा सेंटर वहाँ पे तैयार करो कि जिसमें वो लोग बता सके कि भाई इस आपदा के अंदर मेरे परिवार के कितने लोग इसमें हैं। ठीक है, मान लो किसी मकान में अगर आग वगैरह लगी है, मकान नीचे गिर गया, तो हम, या फिर एक मकान तो चलो छोटा एग्जाम्पल हो जाता है, मान लो कोई बड़ा एरिया के अंदर ऐसा कुछ होता है, तो एक ऐसा सेंटर आपको तैयार करना है जिसमें लोग बता सकते हैं कि साहब मेरे परिवार के इतने लोग इसमें फंसे हुए हैं। जैसे भी होता है ना, जैसे ट्रेन वगैरह नीचे गिर जाती है, ठीक है, ट्रेन डी रेल होता है, डी रेल मतलब पटड़ी से नीचे उतर जाती है, तो ऐसा होता है। तो आदमी को पूछा जाए, वो आदमी कहता है साहब, कहते हैं मलबे में दबे हुए इतने मिले। तो मलबे में दबे हुए का पता चलता है जब लोग कहते हैं सेंटर में जाके साहब मेरे परिवार का वो आदमी अभी तक नहीं आया, तो फिर उसे ढूंढा जाता है। ए सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू रेस्पॉन्स एंड इंक्वायरी फ्रॉम पेशेंट रिलेटिव एंड फ्रेंड्स प्रायोरिटी हो गए। शुड बी गिवन टू विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड एडुकेट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें क्या करना है, उस सेंटर में फिर पता चलेगा कि भाई ये जो आदमी है, इस नाम का आदमी ये दबा हुआ है, ठीक है, उस विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका पहचान वगैरह होगी और उसे फिर ढूंढा जाएगा। फर्स्ट एड में समझ गया आपको। तो फर्स्ट एड में सेंटर भी आपको साथ साथ में जोड़ना है कि भाई ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्राइज सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइज सिस्टम। ट्राइज क्या होता है, देखो इसमें कुछ कलर होते हैं, ठीक है, एक होता है रेड कलर, एक होता है येलो कलर, एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है ब्लैक कलर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट बात करते हैं रेड कलर की। रेड कलर के अंदर क्या होता है, मोस्ट हाई अर्जेंट प्रायोरिटी टू द पेशेंट। सबसे हाई और अर्जेंट होता है रेड कलर। यानी मान लो मैं अगर आपसे बात करूं और मैं कहूँ एक ऐसा सोसाइटी थी जिस सोसाइटी के अंदर आग लग गई और आग की लगने की वजह से वहाँ पे 500-700 चलो, ठीक है, 500-700 लोगों के जलने की खबर आई है। ठीक है भाई, बात की भावनाओं को आप समझना, और अगर आपने चीज़ समझ ली तो आई थिंक बढ़िया रहेगा। तो 500-700 लोगों के जलने की खबर आई, तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम वगैरह सब पहुँच गई, सब कुछ हो गया। अब उनको बचाना है, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ट्राइएज बांटते हैं। उसके अंदर ये देखते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा सीवियर कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो सीवियर होते हैं, आजकल इसमें एक है नहीं, बाकी एक और उसमें, चलो छोड़ो, ये देखो सबसे ज़्यादा सीवियर कौन है, ठीक है, उसको पहले ढूंढा जाता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको फर्स्ट नंबर पर रखा जाता है, उसे कहते हैं रेड। उसके बाद में होता है येलो कलर, जो बहुत हाँ अर्जेंट तो है पर उसको थोड़ी देर के लिए काम चल सकता है, कि भाई थोड़ी देर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करे तो भी काम चल सकता है, उसे कहते हैं येलो। उसके बाद होता है ग्रीन, हाँ जो स्टेबल है, अगर हम 5-7 घंटे बाद में भी उसे देखें तो भी काम चल जाएगा, वो होता है ग्रीन। उसके बाद में होता है ब्लैक। ब्लैक मतलब जिसमें डाइड पीपल, जो लोग मर गए, वो होता है डेड में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि अब 700 जने एक साथ एक हॉस्पिटल में, भाई एक कितने बेड का हॉस्पिटल होगा, लगभग 400-500 बेड या 300 बेड का हॉस्पिटल होता है मिनिमम। अगर मान लो हमने पूरी को कैजुअलिटी इमरजेंसी बना दिया उस बर्न के टाइम पे, तो भी आप किसको एडमिट करोगे? इसलिए ट्राइयर सिस्टम बनाया गया। ट्राइयर सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम के थ्रू आपको एडमिट करना है कि भाई हमारे पास 300 बेड का हॉस्पिटल है और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो सबसे ज़्यादा सीवियर है उसको रेड में डालो, उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट इलाज करो, और जो थोड़े येलो है उसको अर्जेंट में डालो, और जो डेड बॉडी उनको अलग कर दो। नहीं तो सबका एक साथ ट्रीटमेंट हो गया तो जो मर गए उनका भी साथ साथ चलेगा, है ना। और जो कम इफेक्टिव है और जो ज़्यादा इफेक्टिव, तो ज़्यादा इफेक्टिव वाला मर जाएगा, कम इफेक्टिव वाला ट्रीटमेंट चलता रहेगा। इसलिए इसको ट्रायल सिस्टम हटा गया। ठीक है भाई, तो देखो रेड में क्या होता है, मोस्ट हाई अर्जेंट प्रायोरिटी टू द पेशेंट, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है इमीडिएटली, जैसे कार्डिक अरेस्ट। एग्जाम्पल दिया मैंने आग का, पर अगर मानते तो कार्डिक अरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको रखा जाता है रेड कलर में। उसके बाद होता है येलो कलर, हाँ अर्जेंट है पर इतना ज़्यादा भी अर्जेंट नहीं है, हमारा थोड़ा सा अगर 1-8 घंटे लेट ट्रीटमेंट होगा तो भी चल जाएगा, पर जिनको ज़्यादा उनको पहले करो, इसलिए उनको रेड में डाल दिया। येलो होता है अर्जेंट, सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, अगर इनको 1-2 घंटे बाद देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीवियर बर्न, जो अगर बहुत ज़्यादा जल गए हैं पर हाँ अभी तक स्टेबल हैं थोड़े बहुत, सीवियर डायरिया और सीवियर वॉमिटिंग, इनको किस में डाला, येलो कलर में। नेक्स्ट वन आता है ग्रीन कलर, इट इंडिकेट्स द एम्बुलेटरी पेशेंट्स डू नॉट हैव लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सी विद इन 2 घंटे। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चल फिर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में आए हैं, ठीक है भाई, हॉस्पिटल में आए और बड़ा डॉक्टर साहब यार इलाज करना है, मेरा IPD का नंबर लगाएं, तो हमारे पास अगर वो पेशेंट है तो हम इनको बोल सकते हैं यार जा नीचे जाके चाय पी के आ जा भाई आराम से, है ना, आराम से घूम के आ जा। और अगर यही कोई
कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट होता है, हम उसे बोलते हैं क्या जा भाई आराम से चाय पी के आ जा, बाद में करेंगे ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होता। इसे कहते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब सेफ जोन है, हरा जोन है, रेड मतलब लाल जोन, खतरे का जोन, ठीक है भाई, जैसे फ्रैक्चर का केस ये होता है। ब्लैक कलर इंडिकेट्स डेड पेशेंट, सी विद इन 4 घंटा, डेड पेशेंट है 4 घंटे में इसको आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन पता करके उसको मोर्चरी में भेजना, पोस्टमार्टम करना, जो भी करना आपको करना है। 4 घंटे के बाद में तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर रिएक्शन हो जाएगा, आप पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकते, है ना, इसलिए इसे ब्लैक कलर में डाला गया। नेक्स्ट आता है टैगिंग। टैगिंग मतलब होता है टैग बांधना। टैग तो समझते हो आप, व्हाट्सएप पे सॉरी इंस्टाग्राम पे टैग करके समझ गए किस किस को जोड़ना है ना। टैग व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे टैग होता है। ऑल द पेशेंट शुड बी आइडेंटिफाई विद द टैग्स। आइडेंटिफाइड मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को पहचाना जा सकता है जब आप टैग लगाते हो। टैग मतलब होता है एक आपको पेपर के ऊपर डोरी बंधी होती है और डोरी को आप उसके पैर के अंगूठे में या फिर हथेली में बांधते हो, या फिर आजकल क्या होता है हर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का अलग अलग रिबन वगैरह होता है, उस रिबन पे लिख देते हैं और बांध देते हैं ताकि पता चल जाए। तो ऑल द पेशेंट शुड हैव आइडेंटिफाई विद द टैग्स। टैग से पहचान सकते हैं। स्टार्टिंग देयर नेम, उसमें सबसे पहले उसका नाम होता है, फिर उसकी उम्र होती है, फिर उसका स्थान होता है कहाँ से वो जन्मा है, ट्राइज कैटेगरी, फिर उसकी कैटेगरी होती है बेटा ट्राइज कैटेगरी, यानी कि ये सेफ जोन वाला है कि रेड जोन वाला है, येलो वाला है कि रेड वाला है। डायग्नोसिस, इनिशियल ट्रीटमेंट, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड, टेकिंग केयर ऑफ डेथ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान देना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड, जो मर गया आदमी उसका आपको पता करना है कि भाई क्या नाम है, कौन है, ये उसकी डेथ बॉडी है और आपको उस डेथ बॉडी की केयर करनी है। इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये उसका कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का। आप भी कहोगे यार ऐसा कैसे, क्यों? केयर ऑफ डेड इंक्लूड, और आपको उस डेथ बॉडी के साथ में क्या केयर करनी है, देखो रिमूवल ऑफ डेड फ्रॉम डिजास्टर सीन, जहाँ पे जो आपदा हुई है उस जगह से उस मृत बॉडी को सम्मान के साथ में आपको वहाँ से लेके जाना है। शिफ्टिंग टू मैनुअली, और आपको ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर साफ सुरक्षित जगह है। आइडेंटिफिकेशन, फिर आपको पता करना है कि भाई साहब ये है कौन, जिनकी ये लाश है ये है कौन। प्रॉपर रेस्पेक्ट फॉर डेड, और आप उस पेशेंट को जो डेथ बॉडी है उसको आपको प्रॉपर रेस्पेक्ट देनी है, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपकी रिलीफ केयर। इट स्टार्ट फ्रॉम असिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड स्टार्ट टू रीच द डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। ये क्या होती है रिलीफ केयर? मतलब होता है कि साहब सब कुछ हो गया, ट्रायल सिस्टम में बांट दिया आपने, फर्स्ट आपने फर्स्ट एड दे दी, फिर आपने ट्रायल सिस्टम में बांट दिया, उसके बाद में आपकी जो डेड बॉडी वगैरह थी उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनकी केयर कर दी, आपने टैगिंग वगैरह कर दी। टैगिंग वगैरह करने के सब कुछ होने के बाद में क्या होता है कि रिलीफ केयर होती है। फिर सरकार के कुछ जो है सरकारी MLA MP वगैरह उस जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह पे आपदा हुई थी। जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले मोदी जी और योगी जी गए थे। तो दिस स्टार्ट वेन असिस्टेंट मतलब देख रेख होती है फ्रॉम द आउटसाइड स्टार्ट टू रीच द डिजास्टर। फिर जो बाहर वाले लोग होते हैं वो उस डिजास्टर के एरिया के अंदर आते हैं। दिस टाइप ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमिनिटेशंस रिलीफ सप्लाईज केयर यूजुअली डिटरमाइंड बाई 2 फैक्टर। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है ये जो केयर है, द टाइप ऑफ डिजास्टर और द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ सप्लाई अवेलेबल लोकली। मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, अब जो MLA MP हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, या फिर जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, वो लोग इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से उन्हें रिलीफ केयर देते हैं। उन्हें कुछ पैसा वगैरह मैंने आपको बताया ना, खाना पीने का, ऐसे कुछ यहाँ पे चीज़ें देते हैं। ये 2 टाइप पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट है कि कौन सा डिजास्टर था, किस टाइप का था और कितना नुकसान किया, और दूसरा होता है कि द टाइप ऑफ क्वालिटी एंड सप्लाईज, मतलब किस प्रकार की हमें जो क्वालिटी उस चीज़ को यहाँ पर देनी है, जो चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर प्रदान करते हैं, ठीक है। देयर आर 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट इन मैनेजिंग ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज। 4 प्रकार से 4 कंपोनेंट है। अगर आप कोई मानवता दान करते हो तो मानवता दान मतलब मानवता का दान, मानवता से दान मतलब दयालुता से दान करते हैं कोई चीज़ों को। तो फर्स्ट होता है एक्विजिशंस ऑफ सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब होता है सबसे पहले आपको सप्लाईज कौन से क्या लेनी है वो आपको लेना है चीज़ों को, ठीक है। जैसे कोई बिस्कुट दान करता है, कोई अलग अलग भोजन बना के उसको पैकेट्स में डाल के लोगों को देता है, फिर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, फिर उनको अच्छी जगह से स्टोरेज करनी है, फिर आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट आएगी, रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल ऑफ नर्स है, ठीक है। The role of nurse in disaster management. The role of nurse in disaster management depends on the specific need of the facility, and at the time it should be clear
विच नर्स और फिजिशियन इज इन चार्ज ऑफ गिवन पेशेंट्स केयर एरिया एंड विच अच्छा प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल नर्स। मतलब देखो इसमें फर्स्ट लाइन में समझाता हूँ कि द रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक नीड। मतलब कि क्या पर्टिकुलर उन्हें जरूरत है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उस जगह पे हमें स्वेटर वगैरह की उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कभी कभी भोजन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी जो मेडिकल केयर के हाथों हाथ ज़रूरत पड़ जाती है, आग वगैरह का ऐसा सीन होता तो कभी कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उन्हें देखना सबसे पहले नर्स देखे कि भाई किस चीज़ की उन्हें पर्टिकुलर नीड्स की ज़रूरत है, सॉरी नीड्स की ज़रूरत क्या, किस प्रकार की उन्हें ज़रूरत है। एंड एट द टाइम इट शुड बी क्लियर, और उसके बाद ये क्लियर करते हैं कि भाई कौन से नर्स की फिजिशियन है और या फिर नर्सिंग स्टाफ ने जो भी है ड्यूटी लगाई है उस किसको क्या इंचार्ज दिया है, फिजिशियन ने किसको इंचार्ज दिया है। ए गिवन पेशेंट्स केयर एरिया, उस एरिया के अंदर किसको चार्ज मिला वो देखेगी। विच प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट द इंडिविजुअल नर्स, और उस नर्स को वहाँ पे कौन सा प्रोसीजर करना है, मतलब जिसको जो चार्ज मिला उसको पहले ट्रेनिंग देके ही भेजते हैं, ठीक है। तो नर्स वुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिजास्टर मैनेजमेंट फेज ड्यूरिंग रिस्क रिकवरी फेज। रिस्क फेज और रिकवरी फेज के अंदर अब ऐसा तो है नहीं आपदा के मेन फेज सेकंड फेज में जाएगी, इम्पैक्ट फेज में हो तो नहीं जा सकती क्यों, हमारे पास ऐसी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। हाँ अगर नेवी वाले होते हैं, एयरफोर्स वाले होते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग होती है, उसमें तो हम क्या बचाने जाएंगे, वो कहते हैं ना बचाने जाएंगे खुद वहाँ पे फंस जाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा फेज होता है रिकवरी फेज में, रिकवरी फेज में हम जाएंगे और वहाँ पे हमारा मैनेजमेंट करेंगे। नर्स शुड कैरी आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग केयर टू द डिजास्टर विक्टिम ड्यूरिंग। और नर्स कब कब देखो उनको केयर प्रोवाइड करेगी, रेस्क्यू ऑपरेशन, जब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उन्हें बाहर निकाला जाता है उस टाइम पे हाथों हाथ सर्चिंग मिसिंग विक्टिम। हम ये भी हाँ हमारा ये भी काम हो सकता है कि अगर कोई विक्टिम नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो पे गुम हो गया वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। फर्स्ट एड तो हम देंगे ही देंगे। आइडेंटिफिकेशन विक्टिम, और हमारा ये भी काम हो सकता है कि हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा विक्टिम है, मतलब ये जो अपराधी क्या जो ये आदमी है जिसको भी डिजास्टर में हार्म हुआ है, इसका नाम पता क्या है, किसके रिलेटिव है क्या, ये भी हमारा काम हो सकता है ढूंढने का भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइंग पर्सनस एंड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट टू द मोर्चरी, और हमें ये पता करना होता है वहाँ पे कि भी कौन सा व्यक्ति यहाँ पे मर गया। हालांकि हम क्लियर नहीं करते मर गया, हाँ क्लियर तो फिजिशियन करेगा आफ्टर ECG रिपोर्ट वगैरह सब के बाद में कि साहब हाँ ये डेथ हो गई उनकी। हम ये देख लेंगे भाई हाँ किसकी सांसें रुक गई है, कोई नहीं बोल रहा है, कौन ज़्यादा बेहोश है, किसके साथ क्या हुआ, और हम उसको मोर्चरी तक भेजवा सकते हैं। नर्स वुड पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोग्राम्स इन प्रिवेंशन डिजास्टर एंड मैनेजमेंट सजेस। नर्स क्या कर सकती है, जो प्रोग्राम होते हैं प्लानिंग प्रोग्राम उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेगी, और प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट सजेस, जैसे कि देखो रेस्क्यू प्लानिंग के अंदर जाएगी, प्लानिंग फॉर विक्टिम केयर करेगी, ठीक है। रिसोर्स कलेक्शन, और जो संसाधन वहाँ पे है उसको कलेक्ट करेगी, मतलब जिस उपकरणों के माध्यम से हम वहाँ पे इमीडिएट केयर दे सकते हैं वो कलेक्ट करेगी। गिव पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। सेटअप ऑफ इमरजेंसी सेंटर, हाँ वहाँ पे इमरजेंसी सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी सेटअप करेगी वो। सेटअप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, और वहाँ पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करेगी ताकि सब लोग अपनी बात आके कह सकते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया वो सेंटर बनाएंगे जहाँ पे लोग आके अपने परिजनों की जो गुमशुदा रिपोर्ट है वहाँ पे वो दर्ज कराएंगे। इसी के साथ बोले बाकी बिहारी लाल की जय। और आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर मेरे हिसाब से 50 मिनट में कंप्लीट हो गया है। आई थिंक 50 मिनट का आपको वीडियो देखना कंप्लीट हो जाएगा, आपके भी 16 नंबर की आपने तैयारी कर ली, लक बताइए आपको, साथ साथ बने रहो, साथ वीडियो सारे के सारे वीडियो आराम से देख लो। मेरी गारंटी है 10-15 दिन के अंदर अंदर सारा सिलेबस कर देंगे। 20 दिन आप आराम से कैसे भी पढ़ना है ना, आराम से जितना मन हो उतना घोट लेना। पर हाँ आधे घंटे की जो क्लास रहती है उसमें आधे घंटे के नोट्स आपको पूरे लिखने हैं, क्योंकि मैंने खुद ने भी तेजी नोट्स बनाए हैं। आप मैच कर सकते हो किसी भी, ना तो किसी बुक से ऐसी डेफिनेशन मिलेगी और ना हर जगह से छाँट के जितना सोर्स हो सकता है एग्जाम के पर्पज से उस हिसाब से बनाए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा आज ही के दिन हम कंप्लीट करेंगे उसको भी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, आई की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है। ग्लूकोमा वाला वीडियो आराम से देखना, ईजी है, ठीक है। उसके बाद में हम साइकेट्री की बात करेंगे, साइकेट्रिक चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें हम ECT और बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, मिलयूज थेरेपी और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द समझ लो कंप्लीट होने वाला है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, MSN में अब क्या बचा है, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, वो 2-3 क्वेश्चन करवाना है, और उसके बाद CCU है उसमें केयर वगैरह है, ठीक है। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ अपने जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने WhatsApp ग्रुप में अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से ही हमें वो क्या कहते हैं ना हौसला मिलता है। अच्छा कुछ कमेंट भी मैं आपको शो करना चाहता हूँ, 1 मिनट। पहला एक कमेंट है, हाईलाइटेड कमेंट मयंक जोशी जी ने किया है
कि आप जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं अपने दिल बहुत बहुत धन्यवाद सर। मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में ये वापस व्हाट्सएप परीक्षा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है साहब, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ अवेलेबल नहीं करा सकते, इसके लिए मैं आपसे अभी माफ़ी चाहते हैं। पीडीएफ अवेलेबल कराने में कोई नहीं, फिर आप साथ साथ नोट्स नहीं बनाओगे। अगर आप हमें नोट्स बना के फ़ोटो भेज सकते हो तो हम आपको ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। मैं एक दो दिन वापस कमेंट किया, थैंक यू बॉस। आप नेक्स्ट यूनिट का भी वीडियो बनाए, नेक्स्ट यूनिट के सारे आगे भाई, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। शीतल शेखावत ने कमेंट किया, थैंक्स कीपिंग गोइंग, ठीक है। उसके बाद में नया ने थैंक यू सर, थैंक्स कीप गोइंग है ना। नेक्स्ट देखो भाई, उसके बाद में व्हाट्सएप पे आया भाई ये, ठीक है साहब। हेलो ब्रदर, आपने जो साइकेट्रिक पीडियाट्रिक एमएसएन क्लासेस शुरू की, मतलब आप सभी का धन्यवाद, हम धन्यवाद आपका स्वीकृत करते हैं। और बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पढ़े हैं, तो हाईलाइटेड कुछ कमेंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। साथ साथ में आप कमेंट से कुछ नहीं होगा, भी साथ साथ में आप तैयारी करते रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।